महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। विशेषकर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी और मराठवाड़ा समेत कई जिलों में हालत बेकाबू हो गए हैं। यहाँ बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव, ट्रैफिक जाम और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर आदि जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इन सभी जगहों पर आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई के विक्रोली, चेंबूर, भांडुप, किंग सर्कल, वडाला, अंधेरी जैसे इलाकों में भी भारी जल भराव हुआ है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में कई जगह कमर तक पानी भर गया है। अंधेरी, सबवे और अन्य निचले इलाकों में आवाजाही बंद हो गई है। रेल और सड़क यातायात भी गंभीर रूप से बाधित हुआ है। कई स्थानों पर बस मार्ग और ट्रेन सेवाएं प्रभावित रही हैं। भारी बारिश के कारण मुंबई, ठाणे, पालघर और अन्य प्रभावित जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति देखने को मिली है, जिससे नांदेड़ जिले के 200 से अधिक ग्रामीण फंसे हुए हैं। इनमें से 250 से अधिक लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य में अब तक 7 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने का कार्य जारी है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को तैनात कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हालात पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को चौकस रहने का निर्देश दिया है। कोंकण क्षेत्र और घाटों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताया गया है, इसलिए नागरिकों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानों में भी भारी बारिश का असर पड़ा है। कई उड़ानें देर सबेर रही या रद्द कर दी गई हैं। समग्र रूप से महाराष्ट्र में इन दिनों मूसलाधार वर्षा से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। ज्यादातर स्थानों पर अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, जिसका नेतृत्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। यह यात्रा 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई और बिहार के 25 जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी। इस यात्रा का मकसद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध में जन जागरूकता बढ़ाना और वोट चोरी के दावों को उजागर करना है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ राज्य के प्रमुख विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और कुछ लेफ्ट पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान वोटर अधिकार की रक्षा, मतदाता सूची में वोटर्स की कटौती और लोकतंत्र की मजबूती की बात की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान सरकार, चुनाव आयोग मिलकर मतदाता अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल अंबानी ने भारतीय स्टेट बैंक SBI से अपने ऊपर उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम पर लगाए गए फ्रॉड यानी धोखाधड़ी के टैग को हटाने की अपील की है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 13 जून 2025 को RBI के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट नियमों के तहत SBI ने अनिल अंबानी और आरकॉम को धोखाधड़ी वाली लिस्ट में डाला। बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 14,000 करोड़ से अधिक का लोन फ्रॉड किया है। इसके बाद सूत्रों के मुताबिक SBI ने इस मामले को CBI में भी भेजा था। फिर भी अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने दिवालियापन की प्रक्रिया के तहत सभी कानूनी नियमों का पालन किया है। अनिल अंबानी की तरफ से यह भी दलील दी गई कि उन्हें धोखाधड़ी वाला टैग लगाए जाने के पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसमें उन्हें अपनी सफाई देने का मौका मिलना शामिल है। इसलिए अनिल अंबानी की अपील SBI से हुई है कि वह इस टैग को वापस ले और संबंधित प्रक्रिया को नियमों के अनुसार फिर से शुरू करे। इससे पहले 2023 में न्यायालय के आदेश के बाद SBI ने यह टैग कुछ समय के लिए हटा भी दिया था, लेकिन बाद में RBI के नए निर्देशों के कारण यह फिर से लगाया गया। इस मामले में न्यायालय और अन्य जांच एजेंसियां भी दखल दे रही हैं। यह विवाद अनिल अंबानी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस फ्रॉड टैग का उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह रिलायंस कम्युनिकेशन के वित्तीय संकट, दिवालियापन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। अनिल अंबानी की यह अपील इसमें सुधार और न्यायिक प्रक्रियाओं के पालन की मांग है, ताकि मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। इस मुद्दे का भविष्य अदालतों और RBI के नियमों के पालन पर निर्भर करेगा, जिसमें अनिल अंबानी की कानूनी टीम पूरी ताकत से लड़ रही है। दिग्गज अभिनेता अच्युत पोद्दार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 19 अगस्त को होगी। अच्युत पोद्दार की मृत्यु का मुख्य कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
बताया गया है। वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और इसी कारण उन्हें ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी तक मीडिया में उनकी मृत्यु का कोई स्पष्ट या विशेष कारण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। सिर्फ उम्र संबंधी और सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं ही बताई गई हैं। अच्युत पोद्दार लंबे समय तक हिंदी और मराठी फिल्मों व टीवी शोज में अहम भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। वे बीते कुछ समय से अस्वस्थ थे। अच्युत पोद्दार ने अपने 4 दशकों से भी लंबे करियर में 125 से अधिक फिल्मों, 95 टीवी शोज और 26 नाटकों, 45 विज्ञापनों में काम किया है। उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में प्रोफेसर किरदार से घर घर में पहचान बनाई। उनका अरे आखिर कहना क्या चाहते हो वाला डायलॉग आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। वे लगे रहो मुन्नाबाई, परिंदा, दामिनी, रंगीला, परिणीता, दबंग 2 जैसी हिट फिल्मों सहित कई हिंदी मराठी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। फिल्मों के साथ साथ अच्युत पोद्दार ने वागले की दुनिया, भारत एक खोज, मिसेस तेंदुलकर, माझा होशील ना जैसे टीवी शोज में भी यादगार अभिनय किया है। एक्टिंग में आने से पहले वे भारतीय सेना में अधिकारी भी रहे और इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया। रिटायरमेंट के बाद पूरा ध्यान अभिनय पर लगाया। उनकी शानदार एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और सरल स्वभाव की वजह से वे इंडस्ट्री में बेहद सम्मानित थे। इन सब कारणों से अच्युत पोद्दार भारतीय सिनेमा में एक खास पहचान रखते हैं, फिल्मी दुनिया के बहुमुखी और सम्मानित कलाकार के रूप में। ओपनएआई ने भारत में एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च किया है। यह योजना विशेष रूप से भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन की गई है और इसकी कीमत ₹399 प्रति माह है, जो कि ओपनएआई का अब तक का सबसे सस्ता विकल्प है। इस प्लान में GPT-5 मॉडल तक विस्तारित पहुंच, अधिक मैसेजिंग लिमिट, इमेज जनरेशन, फाइल अपलोड करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ChatGPT Go के जरिए यूजर्स को सामान्य फ्री वर्जन से बेहतर अनुभव मिलेगा, जिसमें लंबी चैट मेमोरी, कस्टम GPT टूल का उपयोग और डेटा एनालिसिस के लिए उन्नत फीचर्स जैसे पाइथन स्क्रिप्टिंग शामिल हैं। भुगतान के लिए UPI सपोर्ट भी दिया गया है ताकि भारतीय यूजर्स के लिए पेमेंट ज्यादा आसान हो। यह सब्सक्रिप्शन छात्रों, प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए फायदेमंद है जो AI टूल्स को रोजमर्रा के काम में उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन प्लस या प्रो प्लान की उच्च कीमत पर खर्च नहीं करना चाहते। ओपनएआई के उपाध्यक्ष निक टर्ली ने कहा है कि भारत अब उनके लिए एक दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इस लॉन्च के साथ भारत में ChatGPT के उपयोगकर्ताओं के लिए एक किफायती और प्रीमियम विकल्प उपलब्ध हो गया है, जो ओपनएआई की भारत केंद्रित रणनीति का हिस्सा है। आगे अन्य देशों में भी इस प्लान का विस्तार हो सकता है। ChatGPT Go भारत में AI टेक्नोलॉजी को सस्ते में और अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। बरसात के मौसम में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। खासकर टमाटर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि शिमला मिर्च की कीमत 120 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। तेज बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है और सप्लाई प्रभावित हो गई है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने से सब्जियां खराब हो रही हैं, जिससे बाजार में उनकी उपलब्धता कम हो गई है और दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर और शिमला मिर्च के साथ साथ अन्य हरी सब्जियों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। आलू, भिंडी, मटर, फूल गोभी और हरी मिर्च जैसी सब्जियों के दाम भी बहुत महंगे हो चुके हैं। कैशदारी की कमी और बार बार तेज बारिश ने ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ा दी है, जिससे थोक और खुदरा मंडियों में दाम नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। शिमला में भी टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यहाँ की स्थानीय टमाटर फसल बारिश से खराब होने की वजह से सप्लाई कम हो गई है। इस कारण यहाँ की मंडियों की कीमतों में तेज उछाल हो गया है। सामान्यतः सब्जियों के महंगे होने से आम घरों का रसोई बजट भी प्रभावित हुआ है। नागरिकों को अपनी खरीदारी में कटौती करनी पड़ रही है। वहीं किसान भी बारिश के कारण अपनी फसलों की खराब हालत से परेशान हैं। बिहार और झारखंड ही नहीं, बाकी सब हर राज्य का कुछ न कुछ ऐसा ही हाल है। इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ भी आगे राज्य और केंद्र सरकार से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके। फिलहाल मानसून के बाद फसल की स्थिति सुधरने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कीमतों में स्थिरता आ सके। इस तरह की स्थिति हर बरसात के मौसम में किसानों की फसल और उपभोक्ताओं के लिए चुनौती बन जाती है। सरकार और कृषि विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं। जाकिर खान ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। वह पहली बार भारत के ऐसे कॉमेडियन बने हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी शो किया। इस शो में उन्होंने 6000 दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया और उनका यह प्रदर्शन न केवल उनके लिए बल्कि हिंदी कॉमेडी के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उनके साथी कॉमेडियन हसन मिन्हाज और तन्मय भट्ट ने इस मौके पर उनका समर्थन किया और उन्हें बधाई दी। खुद हसन मिन्हाज ने इसे कॉमेडी के इतिहास में एक ऐतिहासिक रात कहा। जाकिर खान ने इस अनुभव को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक बड़ा दिन और एक खास मील का पत्थर बताते हुए अपनी खुशी व्यक्त की।
उन्होंने अपने दोस्तों, परिवार और टीम का धन्यवाद भी किया जो उनके साथ थे। इस शो की खासियत यह है कि हिंदी भाषा में यह कार्यक्रम विश्व के सबसे प्रतिष्ठित एवं सबसे बड़े मंचों पर में से एक पर हुआ और भारतीय कॉमेडी की ग्लोबल पहचान में एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने मंच से अपने माता पिता को वीडियो कॉल करके भी उनका अभिवादन किया, जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है। जाकिर का यह सफर इंदौर से शुरू होकर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े चमकीले मंच तक पहुंचने का प्रेरणादायक उदाहरण है। जाकिर खान ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी कॉमेडी शो करके भारत की स्टैंड अप कॉमेडी को विश्व स्तर पर गर्व से पेश किया और यह हिंदी हास्य कला के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जोर दिया है कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले। इसका मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता को आगे बढ़ाना है। ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर बात की और बताया कि वे एक 3 पक्षीय वार्ता ट्रिलेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की शामिल होंगे। यह वार्ता युद्ध के करीबी 4 साल बाद पहली बार हो सकती है। इस बैठक के बाद तीनों नेता सीधे संवाद करेंगे ताकि युद्ध को समाप्त करने के लिए समाधान निकल सके। यूरोपीय नेताओं ने शांति समझौते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है, जिसमें यूक्रेन को सैन्य सहायता, खुफिया जानकारी और प्रशिक्षण मिल सकता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने युद्ध विराम का समर्थन किया, जबकि ट्रंप ने युद्ध के बीच भी शांति वार्ता की संभावना जताई। जेलेंस्की ने पुष्टि की कि वे पुतिन से सीधे मुलाकात के लिए तैयार हैं और क्षेत्रीय मुद्दों को दोनों देश आपस में सुलझाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन की पहली रक्षा पंक्ति होगी और अमेरिका सहयोग प्रदान करेगा। इस पहल से रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन अभी वार्ता का समय और स्थान तय होना है। ट्रंप और यूरोपीय नेता अत्यधिक सक्रियता से पुतिन और जेलेंस्की को एक मंच पर लाकर युद्ध समाप्ति की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रयास व्यापक वैश्विक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने पोलैंड और जर्मनी समेत यूरोपीय नेताओं के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान और शांति वार्ता के विषय में चर्चा की थी। ट्रंप ने एक वर्चुअल बैठक में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय नेताओं से बात की। यह बैठक पुतिन के साथ उनकी मीटिंग से 2 दिन पहले हुई थी। ट्रंप ने बैठक में बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम, सीज फायर और शांति समझौता करवाना है। वे चाहते हैं कि क्षेत्रीय विवादों पर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति की सहभागिता सुनिश्चित हो। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और युद्धग्रस्त क्षेत्रों के भविष्य पर चर्चा की। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी टेरिटोरियल डील में यूक्रेन की सहमति आवश्यक है। पोलैंड ने 2 टूक कहा कि युद्ध का अंत या तो रूस की हार से होगा या फिर सार्थक वार्ताओं से, और यूरोप को ट्रंप पर दबाव बनाना चाहिए कि वे रूस को लेकर सख्त रहें। नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी वार्ता में उनकी भूमिका वैश्विक शांति के लिए अहम होगी। इस चर्चा का उद्देश्य था कि जब ट्रंप पुतिन से मिले तब वह यूरोप और यूक्रेन की चिंताओं व सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें और रूस से कोई समझौता करते समय किसी भी देश की हिस्सेदारी या सीमा बदली न जाए। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म थामा एक कॉमेडी हॉरर थ्रिलर है जो 20 अक्टूबर 2025 यानी दिवाली को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी 2 टाइमलाइन में ले जाती है, वर्तमान दिल्ली और प्राचीन विजयनगर साम्राज्य। आयुष्मान खुराना एक इतिहासकार के रोल में है जो वैम्पायर से जुड़ी रहस्यमय कथाओं की पड़ताल करता है। वहीं रश्मिका मंदाना उनकी प्रेमिका के किरदार में है जो कि प्राचीन काल की कहानी से जुड़ी है। फिल्म में आयुष्मान के किरदार का नाम आलोक है जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद के रूप में सामने आता है। कहानी में गहरे रहस्य और हॉरर एलिमेंट्स के साथ रोमांस भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खलनायक के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले हैं। यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें पहले स्त्री, भेड़िया और मुंजिया जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके डायरेक्टर हैं आदित्य सरपटदार, प्रोड्यूसर दिनेश विजयन और अमर कौशिक। फिल्म में अजीबोगरीब हॉरर और कॉमेडी का संगम देखने को मिलेगा। फिल्म का टीजर 19 अगस्त 2025 को रिलीज होगा। इसके स्टार कास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और संजय दत्त हैं। थामा एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक खूनी प्रेम कहानी दिखाई गई है। फिल्म का प्लॉट 2 टाइमलाइन वर्तमान और प्राचीन काल में सेट है, जिसमें वैम्पायर और भेड़िया के बीच टकराव शामिल है। आयुष्मान खुराना एक नर पिशाच यानी वैम्पायर आलोक के रूप में है, जबकि वरुण धवन एक भेड़िए के रूप में कैमियो भूमिका निभाते नजर आएंगे। रश्मिका मंदाना आयुष्मान के प्रेमिका के किरदार में है। कहानी रोमांस, थ्रिलर और हॉरर के मिले जुले स्वरूप में है। फिल्म की थीम
भयावहता और हास्य दोनों को एक साथ पेश करती है। फिल्म में दक्षिण भारत की लोक कथाओं का भी समावेश होगा, जो कहानी की सांस्कृतिक गहराई प्रदान करता है। फिल्म की शूटिंग में बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल वीएफएक्स कलाकार शामिल हैं, जिससे प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत होंगे। भामा फिल्म में हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का रोमांचक मिश्रण है, जिसमें सुपरनैचुरल तत्वों के बीच खूनी प्रेम कथा को नैरेट किया गया है। यह मैडॉक फिल्म के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक नया चेहरा होगी। भारत की टी20 क्रिकेट टीम का ऐलान नजदीकी आगामी एशिया कप 2025 के लिए हो चुका है। टीम में कुल 15 खिलाड़ी शामिल हैं। टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के पास है, जबकि टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में प्रमुख खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि कैप्टन हैं, शुभमन गिल, जो कि वाइस कैप्टन बनेंगे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। रिजर्व खिलाड़ियों में प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। भारत की यह टीम आगामी अगस्त-सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप में यूएई और पाकिस्तान सहित अन्य देशों के खिलाफ खेलेगी। यह टीम पिछले 2020 विश्व कप के बाद कुछ नए चेहरों के साथ बनी है। जसप्रीत बुमराह की वापसी ने टीम में मजबूती बनाई है। टीम का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है और 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का महाक्लैश भी होगा। यह टीम भारतीय क्रिकेट के लिए अगली पीढ़ी को मजबूत करने और ताजगी लाने का संकेत है, जिसमें युवा खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ है। इस टीम की घोषणा बीसीसीआई द्वारा 19 अगस्त 2025 को मुंबई में की गई। यह टीम 2020 प्रारूप में भारत के लिए आगामी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की तैयारी का हिस्सा है।